हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 5 की। तो वेव ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 4 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 में अबाउट एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, हम लोग वाईडीएसई पर बात कर रहे हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक टर्म आपको आएगा अक्सर एंगुलर फ्रिंज विड्थ करके। तो क्या होता है ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक वाईडीएसई अरेंजमेंट बना लिया फटाफट। S1 S2 हो गए आपके, ये सेकेंडरी सोर्सेस, ये प्राइमरी सोर्सेस S हो गया। यहाँ से जो लाइट जा रही है वही S1 और S2 में यहाँ बट रही है। दो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं और सामने एक स्क्रीन रखा होता है D डिस्टेंस पर, और जिसपे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है, जिसमें हम सेंट्रल मैक्सिमा B0 को दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड डार्क, थर्ड सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड डार्क एंड सो ऑन। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे भी सिमेट्रिकल बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए अगर हम B1 को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ब्राइट है, फर्स्ट मैक्सिमा है। तो ये वाला यहाँ से हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट से। तो देखिए कुछ एंगल बन रहा है, इसको चूंकि फर्स्ट है तो θ1 मान लीजिए। अगर n होता तो θn कर देते, है ना। और उसी तरह से ठीक इसके ऊपर एक फ्रिंज विड्थ के बराबर, तो B1 के बाद अगला B2 ले लीजिए। B1 से B2 तक की जो दूरी होती है एक बीटा के बराबर होगी, फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी, ये जानते हैं आप। तो फिर ये B2 जो यहाँ बन रहा है उसे भी यहाँ पर इस तरह से मिला दीजिए, वो भी कुछ एंगल बन रहा होगा। जैसे मान लीजिए θ2 बन गया। तो यही θ2 और θ1 का जो डिफरेंस आ रहा है, थीटा, जो छोटा सा एंगल आएगा वो थीटा, यही थीटा आपको क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब एक फ्रिंज विड्थ एंगुलर फॉर्म में कितना होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को फॉर्मूला वाइज निकालना होता है। यहाँ ये चीज जरूर हम लोग मेंशन करेंगे कि ये जो जो भी डिस्टेंसेस यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं, कुछ मिलीमीटर्स में ही होते हैं। और इस वजह से जो ये सब जो एंगल्स होंगे ये सब भी बहुत बहुत छोटे होंगे। और छोटे एंगल्स के लिए हम लोग थीटा और टेन थीटा इसको आपस में इक्वल कर सकते हैं। इसलिए θ2 कैन बी रिटन एज टेन θ2, θ1 कैन बी रिटन एज टेन θ1। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे हमने ये B2 मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये Y2 हो गया, और B1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो Y1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं टेन θ2 को यहाँ से यहाँ तक Y2 बाई डी, और टेन θ1 को Y1 बाई डी। तो θ2 θ1 हो गया आपके पास। अब इन्हीं का जो डिफरेंस आएगा वही है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो क्लियरली थीटा इज नथिंग बट θ2 माइनस θ1। तो आप Y2 बाई डी माइनस Y1 बाई डी करेंगे, इक्वल टू Y2 माइनस Y1 बाई डी हो गया। अब Y2 माइनस Y1 क्या है, तो Y2 माइनस Y1 सीधा सीधा देख रहे हैं, एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज की दूरी, मतलब एक फ्रिंज विड्थ की दूरी, मतलब एक फ्रिंज विड्थ है। तो आप बीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली। सो बीटा बाई डी हो जाएगा, ठीक है। और बीटा का फॉर्मूला हम जानते थे, लैम्डा डी बाई टू डी। टू डी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि S1 और S2 के बीच की दूरी हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में 2D ही रखी है शुरू से अंत तक, तो 2D ही रखते हैं। सो ये 2D, ओके। सो ये कैपिटल डी देखिए कट जाएगा, डिस्टेंस स्क्रीन वाला वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच गया, लेमडा अपॉन 2D बच गया, ठीक है। बुक्स में एक बार फिर से दोहरा दूं, बुक्स में आपको लेमडा अपॉन डी दिखाई देगा, तो वहां डी जो है वही है स्लिट्स के बीच की दूरी। यहाँ हम लोगों ने 2D लिया है, यहाँ 2D वही है स्लिट्स के बीच की दूरी, ठीक है। तो नीचे में डिवाइड किससे करना है, स्लिट के बीच के डिस्टेंस से ही डिवाइड करना है, ये याद रखिएगा। सो थीटा के यहाँ पर दो फॉर्मूले आ गए, एक तो आप बीटा बाई डी लिख सकते हो, और एक लेमडा बाई 2D लिख सकते हो, जहाँ 2D is the distance between the slits and lambda is of course the wavelength of the light, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ये कुछ फॉर्मूला भूल गए हैं बीटा वगैरह की बातें, तो एक बार फिर से मैं याद दिला दूं। आपको पता था कि डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंसेस होते थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहाँ से अगर कोई भी डिस्टेंस होती थी हम लोग लेते थे स्क्रीन पर, तो वो yn इंटू टू डी बाई डी लेते थे, ठीक है। yn इंटू टू डी बाई डी, तो उस हिसाब से yn आपको मिल जाएगा d बाई टू डी इंटू डेल्टा एक्स। अब हम अगर n बराबर, जैसे इस फिगर में दिख रहा है कि 2 के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो n बराबर 2 रखिएगा, तो डेल्टा x इज नथिंग बट n लैम्डा, ओके। पार्ट डिफरेंस जो होता है ब्राइट के लिए n लैम्डा के रूप में होता है, तो n यहाँ क्या है, सेकेंड है। सो n2, तो सेकेंड ब्राइट है, तो n2 रखेंगे तो डेल्टा x बिकम्स 2 लैम्डा। तो यहाँ पर आप डेल्टा x की जगह 2 लैम्डा लिख सकते हैं y2 के लिए। सो d बाई टू डी इंटू 2 लैम्डा हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर y1 यू कैन राइट d बाई टू डी इंटू डेल्टा x की वैल्यू 1 लैम्डा, तो n इक्वल टू 1 आएगी, सो 1 लैम्डा। अब आप इसको आप सीधे सीधे माइनस करें, y2 माइनस y1, तो d बाई टू डी इंटू 2 लैम्डा माइनस d बाई टू डी इंटू लैम्डा, विच विल गिव यू d लैम्डा बाई टू डी। और यही क्वांटिटी क्या कहलाती थी, बीटा कहलाती थी, ठीक है। तो हम लोग इसको बीटा भी लिख सकते हैं, ओके। सो अल्टीमेटली क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बीटा अपॉन कैपिटल डी या लैम्डा अपॉन 2d, ओके, जहाँ 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स।
यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करने का है कि आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से फ्रिंज विड्थ की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हर जगह एक समान रहता है। सो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस से इंडिपेंडेंट होता है, कौन से ऑर्डर का है उससे कोई मतलब नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि एंगुलर विड्थ फॉर ऑल द फ्रिंजेस रिमेन्स द सेम। कोई भी आप कहीं पर भी लेंगे तो उसके लिए जो एंगुलर विड्थ आएगा दैट रिमेन्स सेम। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक छोटा सा सवाल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, 2 slits in YDSE are placed 1 mm। ठीक है, मतलब कि वो 2D की वैल्यू ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक का वो हो गया 1 mm। सो 2D इज 1 mm फ्रॉम each other। इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर। 1 मीटर स्क्रीन का डिस्टेंस हो गया, सो कैपिटल डी इज 1 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? यही देखिए नाम आ गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा की बात कर रहा है ये। फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर 400 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर के लिए -9 लगा दिया। सो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमसे पूछा तो फार्मूला याद रहना चाहिए लेमडा अपॉन 2d। ओके, सो लेमडा अपॉन 2d, तो लेमडा है हमारे पास, 2d है हमारे पास, तो इसी को लगाएंगे। d जो है आपका ऐसे ही फॉल्स डेटा है, उसका यूज नहीं हो रहा। सो लेमडा बाई 2d आप यहाँ पे आराम से रखिए, लेमडा को रखिए और 2d को रखिए और सही से सॉल्व कर दीजिए। ये जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन ऐसा यूनिट आपको मिल जाएगा। सो 400 इंटू 10⁻⁶ रेडियन इसका जवाब होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आगे देखिए। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे इस सवाल को क्या लिखा हुआ है। 2 slits आर सेपरेटेड बाय 0.32 mm। ए बीम ऑफ 500 नैनोमीटर स्ट्राइक्स द स्लिट्स प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड इन द एंगुलर रेंज -30 डिग्री टू +30 डिग्री। तो क्या सवाल कह रहा है बच्चों, देखिए एक YDSE अरेंजमेंट है, ये 2 स्लिट्स हो गए हमारे और ये हो गया स्क्रीन। ठीक है, -30 टू +30, तो +30 मान के चलिए इस तरह से हुआ एंड -30 सिमेट्रिकली नीचे हो जाएगा। ओके, इस तरह से। तो पूछता है कि इसके बीच में कितने मैक्सिमा आपके लाई करेंगे, उसका जवाब देना है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये d डिस्टेंस हो गया हमारा। ओके, और ये जो दूरी हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, चलिए इसको y मान लेते हैं एक तरफ। ओके, तो जितना इधर होगा ऑफकोर्स उतना ही इधर भी होगा, है ना। तो एक तरफ निकालेंगे तो उससे काम हो जाएगा हमारा, नीचे की तरफ भी अपना निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये y डिस्टेंस हो गए। चलो, तो 30 डिग्री है यहाँ पर, तो अब देखिए tan 30 डिग्री क्या होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं y अपॉन कैपिटल D। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y है हमारा, दिस y इज d टाइम्स tan 30 एंड tan 30 इज 1/√3। ठीक है, तो y हमारा कितना बन गया d के टर्म में, d/√3 बन गया। सो दिस इज d/√3। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो सकता है। और ये हमारा था डबल स्लिट के बीच की दूरी, 2d हम लोग लेके काम करते थे। आइए क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। सेपरेटेड बाय 0.32, तो ये 2d हमें मिला हुआ है। 2d इज गिवन 0.32 मिलीमीटर, सो -3 मीटर, यहाँ पर ये चीज गिवन है। ओके, एंड लैम्डा इज गिवन, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, लैम्डा इज 500 नैनोमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें ये देखना है कि इस y के अंदर में कितना फ्रिंज आया। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन y इक्वल टू y अपॉन एक फ्रिंज विड्थ बीटा, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। फ्रिंज विड्थ जो होती है आपको पता है, एक फ्रिंज की विड्थ होती है बीटा, तो इसमें कितने बीटा आएंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगे। तो y was d/√3 एंड द बीटा इज लैम्डा d/2d, तो 2d इसका ऊपर चला गया, तो देखिए d कैंसिल आउट हो गया। सो दिस बिकम 2d/√3 टाइम्स लैम्डा। तो 2d तो है हमारे पास 0.32 इंटू 10⁻³ then √3 and lambda is 500 into 10⁻⁹। ठीक है बच्चों, तो यही चीज है, इसे ही जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंज इन y। ओके,
तो देखिए बच्चों, सॉल्व करने पर ये हमें आता है ऑलमोस्ट 369.5। आप भी करके देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ये लगभग इतना आ गया। ओके, तो हम लोग इसका इंटीग्रल पार्ट ही लेंगे। 369 कंप्लीट फ्रिंज इसमें रहेगा, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। तो क्लियरली अब आप आंसर के लिए लिखेंगे, जो -30 से +30 तक हमें रखना था, तो इसके अंदर भी इंटीग्रल पार्ट 369 और इसके अंदर भी वही इंटीग्रल पार्ट 369 फ्रिंजेस रहेंगे, और एक फ्रिंज हमारा सेंटर वाला भी काउंट होगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो फ्रिंज बनाएगा ये भी एक काउंट करना है, इसे नहीं भूलिएगा। क्लियरली टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन -30 डिग्री टू +30 डिग्री इक्वल टू, ये हमारा 2 टाइम्स 369 एंड +1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों 739। ओके, 739 इतने फ्रिंज हमें -32 +30 में ऑब्जर्व हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से भी आपको सवाल कभी कभी रह सकता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, जिसको हम लोग 2D से दिखाया करते थे, तो दिस इज गिवन 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज 2 मीटर। सो कैपिटल डी जिसे कहते थे वो 2 मीटर दिया हुआ है। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 500 नैनोमीटर, चलिए वो भी दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। सो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डिटरमिन करना है क्या क्या। फर्स्ट में आपको बोला फ्रिंज विड्थ निकालिए, फ्रिंज विड्थ बीटा, तो बहुत ही सिंपल है, लैम्डा डी बाई 2d। तो 500 -9 d is 2 एंड 2d is 10⁻³ ओके। सो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर तो कैलकुलेशन होगा। 500 ये हो गया 1000 और यहाँ पर हो गया 10⁻⁶, ये ऊपर चला जाएगा तो +3। सो 10⁻³ आ रहा है, विच मीन्स 1 mm आ रहा है। ओके, एक आंसर तो आपका ये हो गया, 1 mm का आपका बीटा बनेगा। चलिए दूसरा आपको क्या कह रहा है, दूसरा आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, मतलब थीटा की बात कर रहा है। तो बीटा बाई कैपिटल डी भी आप कर सकते हो और लैम्डा बाई स्मॉल डी भी कर सकते हो। तो चलो मैं बीटा ही कर लेता हूँ। 1 mm है ही आपके पास, तो 1 मिलीमीटर 10⁻³ और ये डी जो था आपका वो दिया हुआ है, इसलिए 2। ठीक, मतलब क्या कहा जाए इसको, रेडियन में ही होगा ना ये, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻, हाफ को हमने 0.5 लिख दिया। सो दिस इज 5 इंटू 10 पावर, अगर इसमें एक इधर कर दें तो -4। ओके, दिस रेडियन। ओके, 5 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, इस तरह से जाएगा जवाब। थर्ड इज द डिस्टेंस निकालना है हमको बिटवीन 4th ब्राइट फ्रिंज एंड 3rd डार्क फ्रिंज। ओके, उनके बीच का डिस्टेंस देखना है। और ये क्या कह रहा था, कहता है इफ होल अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसको आप पहले कर लो, ये आसान है। तो 4th नंबर में न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा डैश कर दिया। अब अगर आप अरेंजमेंट को वाटर में डालोगे तो क्या में चेंजिंग आएगा, बीटा में चेंजिंग आएगा। बीटा बन जाएगा बीटा बाई लैम्डा, क्योंकि लैम्डा में चेंजिंग आ जाता है, बीटा बाई म्यू, सॉरी बीटा बाई म्यू, क्योंकि लैम्डा में चेंजिंग आता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई 2d। तो d और 2d को आप ये देखिए, मीडियम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सेम है आपका। पानी में डालने से इन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन लैम्डा पे फर्क पड़ जाएगा। लैम्डा जो आएगा अंडर वाटर, दैट विल बी लैम्डा अपॉन म्यू। और जब आप लैम्डा म्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ बीटा में भी म्यू से डिवीजन हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन म्यू और बाकी डी तो था ही। तो बीटा अपॉन डी हमने सॉल्व कर लिया है, 5 इंटू 10⁻⁴। सो म्यू से बस डिवाइड करना है आपको, तो म्यू वॉज 4/3। सो दिस इज 15/4 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं।
तो कर ही लो। तो 3.75, ओके, इतना रेडियन हो जाएगा। चलिए अब उसको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड नंबर जो पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज, तो इसको बच्चों ऐसे कर लेना, थोड़ा आसान पड़ेगा, आपको फार्मूले की कम जरूरत पड़ेगी। जैसे इसने कहा कि फोर्थ ब्राइट, तो यहाँ तो B0 है, B1, B2, B3, वैसे ये आप डायरेक्ट भी जान सकते थे, B4, ठीक है, यही है फोर्थ ब्राइट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना, 4 बीटा, सिंपल। B0 से B1 तक आने में 1 बीटा, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा एंड 4 बीटा, ऐसे आ गया। अभी क्या बोला, थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क कहाँ होगा, देखिए फर्स्ट डार्क यहाँ है, सेकेंड डार्क यहाँ है, थर्ड डार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। दिस इज द पोजिशन फॉर D3। तो D3 जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये कितना बीटा लेगा, ध्यान दो, 1 बीटा, 2 बीटा एंड हाफ बीटा, तो 2 एंड हाफ, दैट इज 5/2 बीटा, ओके, 2 एंड हाफ, 2.5 बीटा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो कि कहा कि दोनों के बीच का निकालिए, ये वाला डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, 4 बीटा माइनस 5/2 बीटा, विच बिकम 3 बीटा बाई, ओके। सो बीटा तो है हमारे पास, दैट वाज सिंपली 1 mm, तो 1 mm आप रख दीजिए। सो दिस इज 3/2 mm, दैट इज 1.5 mm आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 का आंसर आराम से कर सकते हैं। तो टॉपिक अगर आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टर्म है बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी, भी से डिनोट कर सकते हैं इसको आप, तो इसके बारे में समझ लीजिए। मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका जो पैटर्न बन रहा है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, वो कितना आसानी से, कितना अच्छी तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ब्राइट डार्क वो सब कितना अच्छी तरह से सेपरेट सेपरेट ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो उसी को आप कहते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, जो भी मैक्सिमम है और जो भी मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, जो भी आई मैक्स आई मिनिमम है उसको सम करके डिवाइड कर दो। तो इसकी जो भी मैक्सिमम विजिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग 1 लेकर के चलते हैं, और ये उसी केस में होगा जब आई मिनिमम हमारा 0 हो, मतलब जो डार्क फ्रिंज बन रहा है दैट शुड बी कम्प्लीटली डार्क, ओके। और ऐसा तभी होता है जब इंटेंसिटी थ्रू बोथ द स्लिट्स I1 एंड I2 रिमेन्स इक्वल, या फिर जो विड्थ ऑफ द स्लिट्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, तो इस केस में I max 4I0 होता है, ऐसा आप पढ़े हैं। और आप कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ द स्लिट जो होते हैं इस केसेस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होती है, विजिबिलिटी मैक्सिमम होती है एंड विच इज इक्वल टू 1। लेकिन इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट्स रिमेन्स अनइक्वल, अलग अलग है अगर विड्थ, तो फिर एक से अलग इंटेंसिटी आएगी, दूसरे से अलग आएगी। और इस केस में क्या होगा कि ब्राइटनेस एज वेल एज डार्कनेस दोनों जो होंगे वो आपके डिक्रीज कर जाएंगे, ब्राइटनेस भी घट जाएगी और डार्कनेस भी घट जाएगी। डार्कनेस का घट जाना मतलब कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट आनी शुरू हो जाएगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। डार्कनेस बहुत अच्छा है, इसका मतलब इंटेंसिटी वहाँ पे रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये अनइक्वल कंडीशन फॉलो होता है तो ब्राइटनेस की इंटेंसिटी भी कम होगी और यहाँ पे डार्कनेस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करने लगेंगे, दोनों एक जैसा लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसा होगा भी कब, जब एक इंटेंसिटी दूसरे से काफी ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो, ठीक है। मतलब कि एक स्लिट विड्थ अगर दूसरे वाले स्लिट विड्थ से काफी ज्यादा हो गई, तो एक से आने वाली इंटेंसिटी दूसरे आने वाली इंटेंसिटी से काफी ज्यादा हो गई, तो ऐसे केसेस में जब आप देखोगे तो आई मैक्स और आई मिनिमम लगभग लगभग आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर विजिबिलिटी अगर ऊपर में दोनों आपस में इक्वल हो गए तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे में समथिंग, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। सो ऐसे केस में विजिबिलिटी 0 हो जाएगी, मतलब कि पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं देगा। तो इंटेंसिटी का डिफरेंस अगर बहुत बहुत ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर पैटर्न नहीं बन पाएगा। इसीलिए इंटेंसिटी अगर दोनों स्लिट से एकदम बराबर है तो आपकी मैक्सिमम विजिबिलिटी वहाँ पर ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो विजिबिलिटी को लेकर के कभी कभी थ्योरेटिकल थोड़ी सी बातें पूछी जाती है, थोड़ा सा इसे भी नोट कर लेंगे। आइए बच्चों अब हम बात करेंगे, आपने थोड़ा बहुत फ्रेशनेस बाय प्रिज्म के बारे में सुना होगा। वैसे तो अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये सिलेबस में नहीं है,
लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर फ्रैक्शनल बायोप्रिज्म आपको यहाँ वहाँ के टेस्ट सीरीज वगैरह में या कहीं पर क्वेश्चन के थ्रू दिख जाया करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इसमें देखिए 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और उसको उलट के इस तरह से बायप्रिज्म बना दिया जाता है। ठीक है, दोनों प्रिज्म को इस तरह से बेस के थ्रू, ये 2 प्रिज्म है एक्चुअली, और इसके बेस को दोनों को मिला दिया गया है तो ये एक सिंगल बन गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम ठीक से दिखाएं तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक प्रिज्म हुआ और यहाँ से यहाँ दो प्रिज्म हुआ, दोनों को उलट करके इस तरह से मिला दिया जाता है। तो यही हो गया बायप्रिज्म। ओके, 2 प्रिज्म, और इनके रिफ्रैक्टिव एंगल जो बनेंगे यहाँ पर के वो अल्फा, जो कि बहुत कम होता है, हाफ डिग्री होता है। ठीक है, इधर भी और इधर भी, और बीच का ये जो एंगल आएगा पूरा का पूरा वो 179 डिग्री होता है। तो ये इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेस बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों के पास था YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें एक ही प्राइमरी सोर्स को 2 स्लिट्स के माध्यम से 2 कोहेरेंट सोर्स बनाया जा रहा था। तो वहाँ रियल में 2 कोहेरेंट सोर्स बन रहे थे। यहाँ पर क्या होता है कि एक वर्चुअल सिचुएशन होती है, और उस वर्चुअल सिचुएशन में 2 कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं जो अपरेंट होते हैं, जो रियल में नहीं होते लेकिन अपरेंट होते हैं। और किस तरह से होता है, तो इसी तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ से रे जाती है और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे डाइवर्ट हो गई, और ये रे ऐसे गई और ये ऐसे सीधी हो गई। उसी तरह से इधर से भी ये गई तो ये सीधी हो गई, और यहाँ जो गई वो बैंड हो गई। अब देखिए इधर वाले पार्ट का इधर ऐसा हो गया, इस वाले पार्ट का देखिए तो एक रे ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, इधर गया ऐसा ऐसा, और इधर वाले पार्ट का एक सीधा गया और एक ये ऐसे गया। तो दोनों का जो भी इंटरफेयर आएगा, ये देखिए ये वाला पार्ट ये दोनों इंटरफेयर कर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले प्रिज्म के थ्रू जो गया वो ये वाला आ गया, और इस वाले प्रिज्म के थ्रू जो गया ये ऊपर वाला आ गया। तो यही दोनों बीच का जो कॉमन पार्ट है, इसी में अब आपका इंटरफेरेंस होगा, और यहीं पर आप स्क्रीन लगाएंगे तो आपको स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं रेस को, ये वाली रे और ये वाली रे को आप पीछे को बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक अपरेंट सोर्स S1 से आ रही है, और उसी तरह से ये वाली रे और ये वाली रे को पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये दूसरा अपरेंट सोर्स S2 से आ रही है। और यही S1 और S2 चूंकि इसी प्राइमरी सोर्स के हैं ये सब रेस, तो ये दोनों क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है यहाँ पर कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस को आप इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, द एंगल ऑफ बायप्रिज्म इज 179 डिग्री यहाँ पे, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल अल्फा इज हाफ डिग्री। और याद रहे कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग वो रेडियन में बदलने के बाद ही करेंगे। सो हाफ डिग्री को हाफ इंटू पाई बाय 180 रेडियन, दैट इज पाई बाय 360 रेडियन, ये यूज करना होगा। पाई ऑफ कोर्स 3.14। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सोर्स S1 S2, और जो स्क्रीन है हमारा ये रहा स्क्रीन। तो इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल D कहलाएगी, जो A प्लस B के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, A प्लस B के रूप में S1 S2 और स्क्रीन के बीच की दूरी। ओके, या फिर आप ये सोर्स के भी बीच की दूरी कह सकते हैं, ये इन्हीं के सामने बनता है। तो इसमें जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती है वो थोड़ा सा ये आता है, तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेस, जो ये S1 S2 है जिसके बीच में यहाँ पर हम D मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये D आपको क्या याद रखना है, 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, 2 टाइम्स a क्या है देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सोर्स और बायप्रिज्म के बीच की दूरी को हम लोग a ले रहे हैं। ठीक है, तो 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। एक्चुअली में ये वाली आधी दूरी जो होती है वो हो जाती है a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, और इतनी ही नीचे भी आ जाएगी। सो 2 टाइम्स a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा हो जाता है ये, जहाँ a इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड बायप्रिज्म, आप देख सकते हो ये वाला, और b इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड बायप्रिज्म, स्क्रीन और बायप्रिज्म, तो ये b हो गया, और म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द बायप्रिज्म। ओके, तो इस तरह का काम हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं बीटा जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो लेमडा D बाई D हो जाएगा इस केस में, तो उससे आप लेमडा निकाल सकते हो। सो लेमडा बनेगा D बीटा बाई कैपिटल D। तो D की जगह आप इसको पुट कर दो, 2a म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, बाकी बीटा तो रहेगा, और D के जगह हो गया कैपिटल D की जगह a प्लस b। ठीक है, इस तरह से तो हो सके तो इसको याद रखिए, कहीं कहीं अगर कुछ पूछा तो जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज थ्योरेटिकल जवाब देने के लिए ध्यान रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था, तो इसके लिए याद रखिएगा वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस एक्सपेरिमेंट से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हो गया ये। थिकनेस ऑफ थिन फिल्म्स प्राप्त किया जा सकता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिल सकता है, और डिस्टेंस बिटवीन अपरेंट कोहेरेंट सोर्सेस
कैन बी डिटरमाइंड। अपरेंट कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 हुआ, इसके बीच के भी डिस्टेंस को हम लोग ये जो D है वो सब आप निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। खैर, जो पूछने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। व्हेन फ्रेशनेस अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर, अगर ये पूरे अरेंजमेंट को पानी के अंदर डुबा दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर दो चीज पे फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑन डी। एक तो ये डी पे फर्क पड़ेगा, ये डी आप देखोगे कि ये डी कम हो जाएगा, ठीक है। डी अंडर वाटर इज लेस देन डी इन एयर, तो ये S1 और S2 एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। जो भी यहाँ पर होगा रिफ्रैक्शन एंगल वगैरह पे फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से पता चलेगा कि ये थोड़ा नीचे आ गया और ये थोड़ा ऊपर आ गया, मतलब S1 S2 की दूरी कम हो जाएगी। सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेस डिक्रीजेस। और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क यही पड़ेगा कि आपने S1 S2 की दूरी जब कम कर दी तो फिर आपका बीटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो YDSE में आपको याद होगा कि बीटा डिक्रीज करता था पानी के अंदर डालने पर, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लेमडा पर फर्क पड़ता था और उस वजह से लेमडा कम हो जाता था तो बीटा भी कम हो जाता था। यहाँ पर भी लेमडा कम होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका जो ये दोनों डिस्टेंस है S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और इसके फलस्वरूप आपका ओवरऑल बीटा इंक्रीज ही हो जाएगा। सो फ्रेशनल बायोप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में बीटा क्या होता है? बढ़ जाता है पानी के अंदर डालने पर, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, यही इसका एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि YDSE में बीटा डिक्रीज करता है, लेकिन फ्रेशनल बायोप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट अगर हो तो यहाँ पर बीटा इंक्रीज करता है। और इंक्रीज करने का रीजन है इफेक्ट ऑन डी, डी अंडर वाटर इज लेस देन डी इन एयर, ठीक है। तो वर्चुअल सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, वो ज्योमेट्री के हिसाब से करोगे तो वो फिर दिखाई देगा, ओके। ये वाला जो है इसकी जो बेंडिंग होगी थोड़ी कम होगी और उस हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, ओके, और ये ऊपर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका फ्रेशनल बायोप्रिज्म का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस हो गया। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट न्यूटन्स रिंग, है ना। यहाँ भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग को मिलता है और वो सर्कुलर रिंग टाइप का होता है, तो कभी कभी आपको कहीं कहीं इससे भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या हल्का फुल्का न्यूमेरिकल्स भी। तो ध्यान दीजिए, इफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट ऑन ए ग्लास प्लेट and monochromatic light is allowed to fall on it, then in the air film between glass plate and lens concentric dark and bright circular fringes are observed। ध्यान रखिएगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा और इसके नीचे आप रखेंगे एक ग्लास प्लेट। जब आप ऐसा करेंगे और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करेंगे तो फिर यहाँ पर जो रिफ्रैक्शंस होगा उस रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर देखिए इनके बीच में लेंस के नीचे ये कर्व वाला सरफेस और प्लेट, इनके बीच में एक थिन एयर फिल्म बन जाती है और उस एयर फिल्म में क्या होता है? डबल रिफ्लेक्शन इस तरह से यहाँ पर इसके थ्रू होगा। वो आप थिन फिल्म में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाता है। एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और एक लोअर सरफेस से होता है, तो उसके थ्रू जो होगा आपका ये दोनों एक कोहेरेंट सोर्सेस की तरह यहाँ पर बिहेव करेंगे और इसको जब आंखों से देखोगे तो आपको फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। तो ये जो ओवरऑल आपको इम्पैक्ट आएगा वो इस तरह का आपको दिखेगा और यही कहलाता है आपका न्यूटन्स रिंग। तो वही बात लिखा हुआ है, इफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज केप्ट ऑन ए ग्लास प्लेट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखिए, प्लेन ग्लास प्लेट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऊपर से फॉल होने दीजिए। देन एक एयर फिल्म बनेगा बिटवीन दिस ग्लास प्लेट एंड लेंस, लेंस के जो ये कर्वेचर वाला सरफेस है उसके बीच में और ग्लास प्लेट के बीच में जो ये आपका एयर है वो थिन एयर फिल्म गोल गोल इस तरह से आपका सर्कुलर रिंग टाइप का वो बन जाएगा और उसके ऊपरी सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा और नीचे के सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, जो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म में और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर उसी के फलस्वरूप क्या होता है कि जब आप इसको फिर आप आंखों से देखोगे, यहाँ दो रेज आपको आ गई, एक ही कोहेरेंट सोर्स से आई हुई थी, तो ये आपस में इंटरफेयर करेगी और फिर उसके फलस्वरूप आपको यहाँ पर एक न्यूटन रिंग बनता हुआ दिखेगा। तो concentric dark and bright circular fringes are observed. These fringes are called Newton's ring, which are produced as a result of interference due to air film present between glass plate and the lens. Okay? इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? जो यही सब कुछ पॉइंट्स हैं। Interference fringes obtained are circular fringes. The central fringe is dark spot. Then there are alternate bright and dark fringes ring shaped alternatively। इस तरह सेंटर पे डार्क आएगा और उसके बाद फिर ब्राइट डार्क इस तरह से आता जाएगा। द डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट रिंग आपसे कभी कभी पूछता है, तो यहाँ पर अगर nth ब्राइट रिंग पूछे तो ये देखिए n-1 वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है तो वो वहाँ पर फेज वेज चेंज भी होता है। तो थिन फिल्म में आप इसको डिटेल में थोड़ा समझिएगा, थिन फिल्म के थ्रू इंटरफेरेंस जब बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में समझ में आएगा कि एक सरफेस से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वहाँ पर फेज चेंज होता है और एक में चेंज नहीं भी होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की बातें जो है
आपको याद दिलाऊंगा, जब किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करता है तो फेज वहाँ पर पाई से चेंज कर जाता है। तो कुछ उसी तरह का यहाँ भी फेनोमेनन होता है और उसी का रिजल्ट आता है कि जब आपको ब्राइट देखना हो तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ब्राइट का जो डायमीटर आएगा, मतलब कि यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी और उसका डायमीटर तो 2 टाइम्स तो होगा ही, तो खैर तो ओवरऑल फार्मूला आपका ऐसे ही चलता है, dn इज रूट अंडर 2 लैम्डा r n माइनस 1। तो आपसे क्वेश्चन जो कहीं पर दिखाई देगा तो डायमीटर के बारे में ही बोलेगा। मान लीजिए फोर्थ ब्राइट रिंग का बोलेगा कि डायमीटर बताओ, तो आपको सीधा सीधा यूज़ करना है 2 लैम्डा r और यहाँ पर इंटू 3, ठीक है। 4 माइनस 1 इस तरह का चलेगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह का तो हो ही गया। सो ब्राइट के लिए ये फार्मूला, डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग 2 लैम्डा r इंटू एन माइनस 1, तो रूट अंडर 2 लैम्डा r n माइनस 1 याद रखिएगा। r क्या है, तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द दिस लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो ये बना हुआ है, तो इसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो r चला जाएगा, और लैम्डा जो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हैं सो वाला है। और अगर डायमीटर ऑफ एन डार्क रिंग का देखना है, जो भी इसमें डार्क्स बन रहे हैं, डार्क रिंग के डायमीटर की बात होगी, तो वो हो जाएगा रूट अंडर 4n लैम्डा r, ठीक है। रूट अंडर 4n लैम्डा r सीधा सीधा हो जाएगा, और जहाँ n 0 1 2 3 सेंटर पर आपका वो डार्क बन रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अपोजिट टू YDSC हो जाता है, जो कि सेंटर पर YDSC में नॉर्मली ब्राइट बनता है, यहाँ अपोजिट अगर कह दिए तो वहाँ पे डार्क बनेगा। थिन फिल्म में भी जब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक तरह का रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, इसीलिए उससे कंसाइड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में तो यहाँ तक ही है ना, तो इसको कवर करके अच्छे से रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मन लगा के पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।